नमस्कार दोस्तों। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये एक संवैधानिक संस्था है। संविधान में इसका उल्लेख किया गया आर्टिकल 315 से लेकर 323 के बीच में। और चूंकि ये एक संवैधानिक संस्था है तो इसका कार्य काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोगों में से अधिकांश को पता भी होगा कि ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करवाती है और इन एग्जाम के थ्रू बेस्ट से बेस्ट कैंडिडेट को चुना जाता है और उन्हीं कैंडिडेट को गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है किसी भी जॉब के लिए। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम इनके द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं। उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम है सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन, जो कि आपका तय तारीख यानी कि 1 फरवरी 2023 को जो कि एग्जाम कैलेंडर में दिया हुआ भी था, उसी दिन यहाँ इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। और इस नोटिफिकेशन में क्या क्या महत्वपूर्ण बात कहा गया है इसी को चीज को हम लोग यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। चूंकि ये नोटिफिकेशन 159 पेज का है तो सारे बात को या लाइन बाय लाइन तो हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। जो आपको इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए उसको यहाँ पे जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो हम बात करते हैं सीट का, क्योंकि उसके अनुसार ही हम लोगों को लगता है कि इस बार जो है कैंडिडेट सफल होने का कितना चांस है। वैसे तो आपको एक ही सीट चाहिए, लेकिन फिर भी एक सीट ज्यादा रहता है तो उम्मीद थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है। तो आप अगर यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो इस डाटा में 2014 से लेकर 2023 तक का डाटा दिखाया गया है, जिसमें 2014 में जो है वो 1291 अर्थात लगभग 1300 के आसपास सीट आपको देखने को मिलता है। और इस बार जो है 1105 अर्थात 1100 के आसपास आपको सीट देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2014 से लेकर 2022 तक, तो यहाँ सीट जो है वो लगातार आपको घटते हुए, मतलब आपको देखिए यहाँ पिछले साल 881 था, उसके 2021 में 712 ही थे, 2020 में 796 थे, अर्थात 7 साल बाद पुनः एक बार 1000 से ज्यादा यानी कि 1105 सीट आपको देखने को मिल रहा है। तो इस बार जो पीटी में जो सिलेक्शन आपका होगा वो मेंस के लिए जो सिलेक्शन होगा, यानी पीटी कितने लोग क्वालिफाई करेंगे, तो लगभग 15,470 विद्यार्थी जो है पीटी के लिए क्वालिफाई, मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे। और मेंस के बाद आपका इंटरव्यू के लिए लगभग 3248 विद्यार्थी जो होंगे वो क्वालिफाई होंगे। और फाइनली तो 1105 कैंडिडेट को ही यहाँ पे जाना है। तो हम लोग सीट को देखने के बाद अब इस नोटिफिकेशन में क्या क्या महत्वपूर्ण बात बताया गया है उसको जानने का हम लोग एक एक स्टेप में प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले तो ये फॉर्म जो है 1 फरवरी से आपका ओपन हो गया है, यहाँ पे हम लोग भर सकते हैं और लास्ट डेट है 21 फरवरी तक। अब चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पे जानते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण बात है। अप्लाई हम कैसा करें, तो यूपीएससी online.nic.in का आप गूगल में टाइप कीजिए, उसके बाद जो ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगा वहां पे जाके वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा और ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप फॉर्म फिलअप आगे कर सकते हैं। तो पहले ऐसा नहीं होता था, इस बार से आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, किसी तरह से अगर गलती भी हो जाता है तो आपको एक बार सुधारने का मौका दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि लाइफ टाइम में एक ही बार, यानी कि आप एक ही बार सुधार सकते हैं। तो इसको ध्यानपूर्वक आपको भरना है और जो भी लास्ट डेट है उसके 7 दिन तक आप इसको सुधार सकते हैं लास्ट तक, यानी कि 22 तारीख तक है तो मोटा मोटी आपका 28 तारीख तक इसमें आप थोड़ा बहुत सुधार कर सकते हैं, वो भी एक टाइम के लिए। इसीलिए प्रयास करें कि शुरुआत में ही इसको सही से भरें। अब यहाँ पे दिया गया है ओटीआर प्रोफाइल के बारे में, तो ये सब आप धीरे धीरे वहां पे जाइएगा ओटीआर में, तो बहुत सारा चीज आपको वहां पे पता चल जाएगा क्या क्या भरना है। तो ये चीज हम लोग बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं लास्ट यहाँ पे डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, तो ये चीज आपको बता गया है कि 21 फरवरी को 6 बजे तक यहाँ पे आपको फॉर्म जो है आप भर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग इसमें आपका होता है, तो नेगेटिव मार्किंग इसमें अभी फिर से इस बार भी रहेगा। किसी तरह का कोई दिक्कत होता है तो यहाँ पे आप नोटिफिकेशन में नंबर जो दिया गया है उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और अपना जो भी डाउट होगा उसको क्लियर यहाँ पे कर सकते हैं। मोबाइल बैन होता है, ये सब हम लोग जनरली जानते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज नहीं है, तो इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस अभी फिलहाल नहीं कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप जो एग्जाम दे रहे हैं उसमें आपको कौन सा सर्विस मिलेगा, ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। कभी कभी हम लोग यूपीएससी को केवल आईएएस आईपीएस और आईएफएस इसके बारे में ही जानते हैं और बाकी सर्विस जो है उसके बारे में हम लोग कभी ध्यान नहीं देते हैं। तो इस तरह से यूपीएससी केवल 1 या 2 सर्विस के लिए एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाती है। यहाँ पे देखिए टोटल 21 सर्विस है, उसका लिस्ट यहाँ पे एक एक करके दिया गया है और आप जो है इन सर्विस में कहीं पे भी सेलेक्ट हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि ये कैंडिडेट अगर यूपीएससी देता है तो वो आईएएस ही बनता है, हो सकता है आईएफएस का उसमें सिलेक्शन हो जाए, आईपीएस का हो जाए। तो ये बहुत फेमस है, इंडियन फॉरेन सर्विस हो गया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो गया, इंडियन पुलिस सर्विस, ये इंडियन रेवेन्यू सर्विस आईआरएस जो हो गया, ये सब फेमस होते हैं। तो इसको हम लोग जानते हैं, बाकी सर्विस के बारे में हम लोग कभी बात नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए कि और भी ग्रुप ए लेवल के जो जॉब होते हैं वो यूपीएससी के इसी सिविल सर्विस एग्जाम के द्वारा ही कंडक्ट करवाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस है, ग्रुप ए का ही जॉब है, सिविल अकाउंट सर्विस है, कॉर्पोरेट लॉ सर्विस है, डिफेंस अकाउंट सर्विस है, डिफेंस ई स्टेट सर्विस है, इंफॉर्मेशन सर्विस है, पोस्टल सर्विस है, पीएनटी अकाउंट एंड फाइनेंस सर्विस है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस है,
इंडियन रेवेन्यू सर्विस है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स ग्रुप ए है, उसके बाद इंडियन ट्रेड सर्विस है, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस है, उसके बाद है आर्म फोर्स हेडक्वार्टर सिविल सर्विस ग्रुप बी का ये जॉब है, अर्थात ग्रुप बी का या भी यहाँ पे आपको जॉब लिया जाता है। उसके बाद है दिल्ली अंडमान निकोबार जो कि यूनियन टेरिटरी है, उसके लिए जो सिविल सर्विस होता है वो है आपका ग्रुप बी का जॉब है, तो वो दानिक्स के नाम से जानता है। फिर दानिप्स हम लोग बोलते हैं जिसमें इन्हीं यूनियन टेरिटरी में पुलिस सर्विस आपको दिया जाता है। फिर पुदुचेरी के लिए यहाँ पे है जो कि सिविल सर्विस वाला भी पोस्ट है और आपका पुलिस सर्विस वाला भी पोस्ट है। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, सारा पोस्ट का नाम आप अगर नहीं भी जान रहे तो थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि हाँ लगभग 20-21 सर्विस के लिए यूपीएससी जो है वो सिविल सर्विस एग्जाम कंडक्ट करवा रही है और इनमें से कोई भी पोस्ट आपको मिल सकता है। जो भी 1105 है तो 1105 रैंक तक आप अगर आते हैं तो आपको अपने रैंक के अनुसार सर्विस अलॉटमेंट किया जाएगा। तो सब अब इसके बाद यहाँ पे जो बात आप लोगों के किया गया था तो एक 1105 सीट है या वैकेंसी है वो तो आप लोगों को बता दिया गया है कि पिछले 7 साल में ये सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। बाकी और भी यहाँ पे किसके किसके लिए है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी के लिए 37 वैकेंसी जो है वो रिजर्व किया गया है। इस तरह से बहुत सारी चीज है जो कि फिलहाल के लिए अभी हम इसको महत्वपूर्ण नहीं मानते हुए आगे के बारे में यहाँ पे या आगे नोटिफिकेशन में देखने का प्रयास करते हैं। आगे अगर हम यहाँ पे नोटिफिकेशन देखें तो देखिए इस पे धीरे धीरे हम लोग चलते हैं। ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उसको हम बुकमार्क करके रखे हुए हैं तो वही चीज आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी आपको जो है अपने अनुसार भी नोटिफिकेशन को थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, क्योंकि कोई भी एग्जाम अगर आप देते हैं तो उसका नोटिफिकेशन को पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप उस एग्जाम को देने जा रहे हैं और उसके बारे में अगर आप नहीं जानिएगा तो ये एक कहिए कि एक खराब बात होता है किसी भी कैंडिडेट के लिए। आपको यहाँ सिविल सर्विस पीटी के एग्जामिनेशन के लिए सेंटर दिया गया है, तो लगभग बहुत सेंटर आपको देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम झारखंड से हैं तो रांची यहाँ देखने को मिल रहा है, पुणे है, रायपुर है, तो अपना आप जहाँ पे भी रहते हैं उसके नजदीक का सिटी देख सकते हैं। और वहां पे लिखा गया है नीचे भी कि फर्स्ट कम फर्स्ट अलॉट करके है कि जितना जल्दी आप फॉर्म भरते हैं अगर उस सेंटर में अगर सीट अगर भर जाएगा तो आपको दूसरे सेंटर में भी ट्रांसफर किया जा सकता है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आपका अगर सारा चीज अवेलेबल है, सारा सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो आप जल्दी से जल्दी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मेंस एग्जामिनेशन देते हैं तो लगभग 24 जो जगह है उसमें आपको मेंस एग्जामिनेशन के लिए सेंटर बनाया गया है। और इस तरह से आपको कुछ नए सेंटर भी बने हैं, जैसे कि रांची जो सेंटर है वो हाल फिलहाल में ही बनाया गया है। पहले रांची में इस तरह का मेंस का एग्जामिनेशन सेंटर नहीं था, ये 2-3 साल से, अभी 1-2 साल से ही इसको बनाया गया है। तो ये सारा चीज हम लोग सेंटर के बारे में देख लिए। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं आगे, यहाँ नोटिफिकेशन में जो मेन चीज दिया गया है कि इस नोटिफिकेशन को भरने के लिए एलिजिबल कौन है। सबसे पहले तो ये चीज ऊपर में ही था जो कि हम बताना थोड़ा सा भूल गए कि ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी कि आपका ग्रेजुएशन का डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, वही व्यक्ति इसको इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। उसके साथ साथ और क्या एलिजिबिलिटी है, तो पहला है नेशनलिटी, कि अगर आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, इंडियन फॉरेन सर्विस है और इंडियन पुलिस सर्विस है। देखिए ये जो है ऑल इंडिया सर्विस है, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ऑल इंडिया कहने का मतलब क्या है कि सेंट्रल इसको रिक्रूटमेंट करती है और ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ये काम करता है, इसीलिए इसको बोला जाता है ऑल इंडिया सर्विस। अभी इंडिया में केवल 3 ही ऑल इंडिया सर्विस के तौर पे आते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आते हैं, पुलिस सर्विस आते हैं और एक होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आता है, जो कि पीटी एग्जाम तो इसी के साथ होता है लेकिन मेंस उसका अलग होता है। तो इस तरह से ये है। और यहाँ पे अगर ये 3 है तो यहाँ पे तो हम लोग फॉरेस्ट एग्जाम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ फॉरेन एग्जामिनेशन। देखिए आईएफएस एक फॉरेन सर्विस भी होता है और एक जो होता है आपका फॉरेस्ट सर्विस भी होता है। तो जो फॉरेस्ट सर्विस है वो ऑल इंडिया सर्विस के अंतर्गत उसको लिया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर आपको ये 3 जॉब अगर लेना है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस, तो आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए। और इसके अलावे कोई अदर, यहाँ पे देखिए जैसे कि हम लोग के एक लगभग 21 सर्विस है, तो 21 सर्विस में ये 3 सर्विस छोड़ के अर्थात लगभग आपका जो 19 सर्विस जो बढ़ जाता है, वो 19 सर्विस के लिए आपका क्या क्राइटेरिया है या क्या एलिजिबिलिटी है। तो सबसे पहला एलिजिबिलिटी है कि सिटीजन आपको इंडिया का होना चाहिए, आइदर करके दिया है, मतलब अगर आप इंडियन का सिटीजनशिप नहीं है तो आप यहाँ पे दिया गया अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, अ सब्जेक्ट ऑफ भूटान और तिब्बतियन रिफ्यूजी, जो कि 1 जनवरी 1962 से पहले यहाँ पे क्या कर चुके हैं, परमानेंट यहाँ पे आके सेटल होने के लिए आ चुके हैं, वो लोग भी यहाँ पे इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद है पर्सन ओरिजिन, पीआईओ हम लोग जिसको बोलते हैं, अगर कोई माइग्रेट हुए हैं पाकिस्तान से, बर्मा से, श्रीलंका से, ईस्ट अफ्रीकन जो कंट्रीज है जैसे केनिया है, युगांडा है, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया है, जाम्बिया है, मालवी है, जायरे है, इथोपिया है, वियतनाम है, ये सब से यहाँ पे अगर आते हैं तो और परमानेंट यहाँ पे बसते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे आपका परमानेंट सेटलिंग यहाँ पे दिया गया है कि वो यहाँ अस्थायी रूप से बसते हैं, तब भी वो लोग यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आपका
यहाँ से बी, सी और डी और ई, ये जो भी यानी कि नेपाल से, भूटान से, या अगर तिब्बतियन है, या अगर कोई इन ई कैंडिडेट वाले जो आते हैं, PIO वाले कैंडिडेट आते हैं, तो उनके लिए है कि एक सर्टिफिकेट होगा, वो इशू करवाना होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उसके बाद ये फॉर्म को भर सकते हैं। तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि देखिए इतना देश का बड़ा एग्जाम है, आप इसका फॉर्म भर रहे हैं और आपको बहुत सारा चीज आइडिया ही नहीं रहता है कि कौन इसको भर सकता है, कौन इसको नहीं भर सकता है, इसमें कितने सर्विस होते हैं। तो ये बहुत एक तरह से बोलता है नेगेटिव, एक तरह से हम लोग जानते हैं कि किसी के नेगेटिव आपका इमेज यहाँ पे बन सकता है कि आप जिस एग्जाम को दे रहे हैं उसके बारे में आपको एक बेसिक नॉलेज भी नहीं है, जो कि नोटिफिकेशन में आपको दिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं एज लिमिट का। एज लिमिट यहाँ 21 ईयर है, यानी कि मिनिमम एज है 21 ईयर, और मैक्सिमम जो है जनरल कैंडिडेट के लिए 32 ईयर यहाँ पे लेता है। मिनिमम जो यहाँ पे आपका काउंट होगा 1 अगस्त 2000 एज जो काउंट होगा 1 अगस्त 2023 से होगा, अर्थात यहाँ पे एग्जैक्ट डेट भी दे दिया है कि 2 अगस्त 1991 से पहले वाले जो कैंडिडेट है, अर्थात अगर आपका जन्मदिन है 1 अगस्त 1991, तो आप यहाँ पे भर नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका दिया गया है 2 अगस्त से पहले वाले, यहाँ पे लिखा है कि कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त। तो अगर 1 अगस्त वाले भी हैं तो आप यहाँ पे भर नहीं सकते हैं, और बाकी 29 जुलाई 30 जुलाई ये लोग तो भरेंगे ही नहीं, 1991 वाले कोई नहीं भर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर 3 अगस्त आता है या 2 अगस्त 1991 आता है, तो आप इसको फॉर्म भरने के लिए क्या है, कैंडिडेट एलिजिबल है। उसी के साथ साथ यहाँ पे 1 अगस्त को आपको टोटल कितना हो जाना चाहिए, 21 साल होना चाहिए, यानी कि 2 अगस्त 2002 है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, क्योंकि 2 अगस्त 2002 है, इसका मतलब आप है कि अभी जो है आपका 21 साल जो है वो पूरा नहीं हुआ है। तो इस तरह से ये एलिजिबल है, इसको आप लोग थोड़ा सा अपने अनुसार देख सकते हैं। अब ये तो है जनरल कैंडिडेट के बारे में। अगर आप ओबीसी हैं या अदर कैंडिडेट है, अदर कास्ट में अगर आते हैं, तो जैसे आप यहाँ दिया है शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल ट्राइब हो गया, उसके लिए 5 साल का छूट दिया जाता है, यानी कि 32 प्लस यहाँ पे आपका 5 ईयर हो गया, ये तो हो जाएगा 37 ईयर यहाँ पे हो जाएगा। अगर आप ओबीसी में आते हैं या आप ओबीसी में आते हैं तो आपको 3 साल का एक्सटेंड दिया जाता है, यानी आप 35 साल तक एग्जाम को दे सकते हैं। तो इस तरह से आपका यहाँ पे ये सारा चीज आपको यहाँ पे बताया गया है कि आप कितने बार एग्जाम दे सकते हैं। ये अटेम्प्ट तो आगे आने वाले समय में देखेंगे कि 6 अटेम्प्ट यहाँ पे दिया जाता है, जो कि नोटिफिकेशन में आगे अभी हम लोग फिर से देख सकते हैं। तो ये है एक एज है, एज लिमिट भी आपको ध्यान में रखना है। अब आगे हम लोग यहाँ पे बहुत सारा चीज और छूट गया है, उसको देख लेते हैं। ये यूनिवर्सिटी आपको दिया गया है कि किसी से भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना चाहिए। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1956 के तहत उसको इक्विवेलेंट या उसके क्वालिफिकेशन के अंडर आना चाहिए, अंडर सेक्शन जो 3 है उसके अंतर्गत वो होना चाहिए। चलिए, तो इस तरह से है ये कैंडिडेट मतलब क्वालिफिकेशन देख लिए। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है वो जनरल कैंडिडेट के लिए 6 है, और अदर कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा आपको अटेम्प्ट दिया गया है। जैसे ओबीसी के लिए तो 9 अटेम्प्ट दिया गया है, और PWBD करके यहाँ पे दिया गया है, तो इसके लिए भी 9 अटेम्प्ट आपको दिया गया। अगर आप ST SC कैंडिडेट से आते हैं तो अनलिमिटेड टाइम अटेम्प्ट आपको दिया गया है, मतलब जब तक आप एज है तब तक आप दे सकते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे हम कहें तो 37 साल तक आप क्या कर सकते हैं, हमेशा हर साल दे सकते हैं, इसमें कोई अटेम्प्ट का कोई लिमिट नहीं है। आगे अब हम लोग इसका नोटिफिकेशन का देखने का प्रयास करते हैं कि फीस कितना है। तो 100 रुपीज है। अगर आप SC है, ST है, आप पर्सनल ऑफ डिसेबिलिटीज में आते हैं, या अगर आप फीमेल हैं तो आपके लिए कोई भी पैसा नहीं लगेगा। ये हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं नोटिफिकेशन में और भी अगर कुछ है। मेन एग्जामिनेशन विल रिक्वायर्ड पे इन फ्यूचर। अगर मेंस एग्जाम आप देते हैं PT क्वालिफाई करने के लिए, तो उसके लिए भी आपको 200 रुपया देना होगा। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो कि आपको पहले ही बताया गया। उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन को एक बार आप सुधार भी सकते हैं, लेकिन आपको कोशिश करना है शुरू बार में ही सही से उसको आप भरें। आगे यहाँ पे और भी हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, अगर कुछ यहाँ पे दिया होगा तो। हाँ, यहाँ पे दिया गया है कि लास्ट डेट जो है 21 फरवरी 2023 है। ये भी आप लोगों को बता ही दिया गया था। तो और यहाँ पे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट अगर इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखने को अगर मिल जाए तो। फिलहाल अभी इतना इन्फॉर्मेशन अभी हम लोग देखते हैं। बाकी जो है प्लान ऑफ एग्जामिनेशन करके यहाँ पे दिया गया है कि PT होता है और उसके बाद यहाँ पे मेंस होता है। PT में 2 पेपर होते हैं, और एक पेपर जो होता है, सेकंड पेपर जो होता है वो 33% आपको लाना होता है, जो कि CSAT का पेपर होता है, वो आपको क्वालिफाई करना होता है, मात्र 33% लाना पड़ता है। और जो फर्स्ट पेपर रहता है, जो कि 100 क्वेश्चन रहते हैं, 200 मार्क के वहाँ पे रहते हैं, उसमें आपको मेरिट में जुटेगा। मतलब PT जो होता है उसमें 2 पेपर रहेगा, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर। सेकंड पेपर में आपको 33% लाना है, फर्स्ट पेपर में आपको मेरिट वहां पे लाना है, जो कि आपका कट ऑफ के अनुसार ही आपको जो है सेलेक्ट किया जाएगा।
उसके बाद है मेंस एग्जामिनेशन आपका यहाँ पे दिया गया है कि आपका क्वालिफाइंग पेपर 2 होगा, एक होगा आपका लैंग्वेज होगा जो कि हिंदी आप चूज कर सकते हैं, तो वो भी आप या रीजनल लैंग्वेज जो भी है वो चूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपका यहाँ पे एक कंपलसरी जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज होगा। तो आप ये भी जान लीजिए कि यहाँ पे आपको जो है क्वालिफाइंग करना होगा, यानी कि ये जो है मेरिट में जुड़ता नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं पेपर में है, तो फर्स्ट पेपर जो है एसए का होता है, सेकंड पेपर में से लेके यहाँ पे जो 4 पेपर है आपका जीएस का पेपर होता है, और इसके बारे में डिटेल आने वाले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए अभी जानिए कि 4 ऐसा पेपर है जो कि जीएस का पेपर है। 5वां पेपर जो होता है और 6ठा पेपर जो होता है वो ऑप्शनल का होता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि सिविल सर्विस में एक सब्जेक्ट जो होता है वो ऑप्शनल चूज करना होता है। तो ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, 2 सेक्शन होते हैं जो कि 250-250 मार्क के होते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपका लास्ट में इंटरव्यू टेस्ट होता है जो कि 275 मार्क्स का होता है, और इस तरह से टोटल आपका हो जाता है 2025 मार्क्स हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये दिया गया है, ये एग्जामिनेशन का पूरा प्रोसेस आपको दिया गया है। इतना ही होता है। क्वालिफाइंग जो आपको जो इंग्लिश और आपका रीजनल लैंग्वेज जो था उसमें 33% भी नहीं लाना है, मात्र आपको 25% ही लाना है। यानी कि अगर 300 में आप 75 नंबर लाते हैं तो आप उसमें पास हो सकते हैं, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज हो, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज हो, चाहे आप हिंदी के जगह में आप जो रीजनल लैंग्वेज है 22 जो लैंग्वेज है उनमें से कोई भी एक लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं, जो कि लिस्ट में आपको यहाँ पे देखिए लिया हुआ है कि असमी अगर लेते हैं तो उसका स्क्रिप्ट क्या होगा, है ना, वो सारा चीज यहाँ पे दिया गया है। हिंदी लिखते हैं तो देवनागरी होना चाहिए, कन्नड़ लिखते हैं तो कन्नड़ा होना चाहिए। अगर हम लोग जैसे झारखंड का अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे दिया है सांथाली, अगर हम लोग लिखते हैं तो देवनागरी में और ओलचिकी में यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अर्थात कहने का मतलब है रीजनल लैंग्वेज में अगर एग्जाम देते हैं तो यहाँ पे भी आपको क्वालिफाइंग जो पेपर होगा वहां पे आपको 25% लाना होगा। और उसके बाद ऑप्शनल जो पेपर होता है उसके बारे में भी यहाँ पे दिया गया होगा। तो ऑप्शनल पेपर में भी हम लोग बाद में आने वाले समय में कभी मौका मिलेगा तो वहां पे चर्चा करेंगे। पहले जीएस पेपर पे चर्चा करेंगे, पीटी वाले पेपर पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, कितना कट ऑफ जाता है पिछले साल, ये सब भी हम लोग एक एक करके आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए अभी इतना ही हम लोग इस नोटिफिकेशन में देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पे समझेंगे जो इसका सिलेबस है, अर्थात इस एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं या सिलेबस इनका क्या है, वो हम लोग जो है उसको पहले समझने का प्रयास करेंगे, और आने वाले समय में प्रयास करेंगे जो क्वेश्चन बैंक है वो भी आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करवाया जाए, और आप लोग खुद ही डिसाइड करें कि ये जो प्रश्न आ रहे हैं उसे आप सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। खासकर हम लोग हिंदी मीडियम को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए ये सब चीज करने का प्रयास कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,